धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर 1 का जो सीक्वल 18 मार्च को रिलीज हुआ, इसका बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि ऑलरेडी जो इसका प्रीक्वल है, जो पहली धुरंधर रिलीज हुई थी, उसने 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था और इसलिए इस फिल्म से एंटिसिपेशन ज्यादा था, इससे होप्स ज्यादा थी। और ऐसे में इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए वेडनेसडे इवनिंग में, जिसमें कई सिनेमाघरों में पेड प्रीव्यूज कैंसिल भी हो गए, लेकिन पेड प्रीव्यूज में से ही इस फिल्म ने 43 करोड़ का बिजनेस किया था। जब ये पहले दिन रिलीज हुई, यानी कि थर्सडे को रिलीज हुई, उस दिन गुड़ी पाड़वा की छुट्टी थी, उस दिन इसने बिजनेस किया था 102 करोड़ का। यानी कि पेड प्रीव्यूज और पहले दिन का कलेक्शन मिला के इसने बिजनेस किया था 145 करोड़ का, जो कि फिनोमिनल है। जब पहले 4 दिनों में, जो कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, जिसमें गुड़ी पाड़वा की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी है, इन सब छुट्टियों के कारण ये फिल्म पहले वीकेंड में कम से कम 500 करोड़ का डोमेस्टिक बिजनेस करेगी। और फिर अगर हम इंटरनेशनल ओवरसीज बिजनेस भी जोड़ ले तो ये कम से कम 4 दिनों में, यानी पहले वीकेंड में, ये करीब 700 750 करोड़ पर रहेगी। पहली धुरंधर आई थी वो एक बड़ी ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, जिसमें करीब 3.5 घंटे की लेंथ होने के साथ ही साथ एक बड़ी एंगेजिंग स्टोरी थी, बहुत जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन था, बहुत अच्छा म्यूजिक था, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, और साथ ही साथ उसमें एक खास किस्म का पेट्राइटिज्म था जो कि ओवरबोर्ड नहीं था, कहीं ना कहीं रियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ था। ये सारे एलिमेंट्स होने के कारण वो फिल्म बहुत जबरदस्त हिट थी। अब इन्हीं एलिमेंट्स को देखने के लिए जब ऑडियंस रिवेंज देखने आती है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ खामियां नजर आती है। ये पहली फिल्म से बेहतर तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके मुकाबले बहुत सारे सेक्शंस में, बहुत सारे वर्टिकल्स में इसमें कुछ न कुछ डीमेरिट्स है, कुछ न कुछ फ्लॉज है। इन सारे फ्लॉज पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर कहानी देखें तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली वाली खत्म हुई थी। अब शुरुआत होती है हमजा अली मजारी की बैक स्टोरी से, जब वो एक आर्मी में जाने वाला एस्पिरेंट सोल्जर था और ऐसे में उसकी बहन का किडनैप हो जाता है जमीन के विवादों को लेकर उनके गांव में, और उसके पिता का कत्ल हो जाता है। और ऐसे में ये बंदूक तान कर, मशीन गन लेके उन सारे परिवार को जिन्होंने उसकी बहन के साथ अत्याचार किया उनको भून डालता है, और वो सीक्वेंस बड़ा ही गजब का है। उसके बाद माँ और बेटे के बीच में, रणवीर सिंह के बीच में जो सीक्वेंस है वो भी बड़ा अच्छा बन पड़ा है। और उसके बाद उसको जेल हो जाती है, जेल में ये डिप्रेशन में होता है, और ऐसे में उसको इस जेल से दूसरी जेल में ले जाते वक्त उसको एक टीम मिलती है जो उसको बताती है कि अब चूंकि तुम्हारे पास जीने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, ऐसे में हम तुम्हारी बहन का और तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकते हैं, उनको रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी, पर तुमको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में ये अंडर कवर एजेंट बन जाता है, और वहां से शुरू होता है वो दौर जो हमने धुरंधर 1 में देखा था। जो धुरंधर 1 की कहानी जहां से छूट गई थी, वहां से हम आगे बढ़ते हैं तो रहमान डकैत की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। उसका भाई जो है उजैर, उसको रणवीर सिंह दुबई भेज देता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि तुम्हारी भी जान का खतरा है। ये बोल के उसको भेज देने के बाद सारी गद्दी पर लायरी की अब रणवीर सिंह का ही कब्जा है, और ऐसे में वो कई सारे उन आतंकवादियों का खात्मा करना शुरू कर देता है जो भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। वो आईएसआई के मेजर इकबाल के भी करीब आ जाता है, वो एसपी असलम चौधरी के भी करीब आ जाता है, और ऐसे में एक बड़ा ग्रुप इंडिया से आता है पाकिस्तान, जो ड्रग्स लेकर जाना चाहता है। इसी ग्रुप में उसको अपने बहन का शौहर भी नजर आता है, जिसको वो गांव में पंजाब में छोड़ आया था। अब ऐसा लगता है कि मुझे पहचानता नहीं, लेकिन इंटरवल के एग्जैक्ट एक सीन पहले शख्स जो पंजाब से आया वो इसे पहचान लेता है। फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं बीच में काफी लचर हो जाता है, जहां पर उसकी ट्रेनिंग वगैरह दिखाई गई है, लेकिन जैसे ही हम सेकंड हाफ में चले जाते हैं, फर्स्ट में हमको पता चलता है कि रणवीर सिंह का भेद खुलने ही वाला था। ऐसे में उन दोनों की हाथापाई हो जाती है और उसके हाथ से अपनी बहनों का कत्ल हो जाता है। लेकिन अब ये पकड़ा भी जाए उससे पहले ही उसका जो दोस्त है जिसने उसको सहारा दिया है वहां आ जाता है, उसे बचा लेता है। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ फिर जारी का पहला शिकार बनता है एसपी असलम चौधरी, और उसके साथ ही फिल्म से बहुत सारी हिट भी खत्म हो जाती है। अब संजय दत्त को जिस तरीके से मारा जाता है उसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, उसके बावजूद भी उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद सारी फिल्म थोड़ी ठंडी लगने लगती है, क्योंकि अब आपके पास एक ही विलेन बचा है, वो है मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल।
आगे और बढ़ती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेच होती हुई वो उस विलन तक ही पहुंचती है, विलन का खात्मा होता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पेस खुलता है जो आपको भौचक्का कर देता है। ये इसमें के लिए लीनियर स्टोरी लाइन है इस बड़ी फिल्म की, जिसकी लेंथ है 3 घंटा 55 मिनट। लेकिन इस फिल्म में जो ब्राइट पॉइंट्स है, जो इसकी विशेषता है, उसमें सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें जो सस्पेंस खुलता है वो अमेजिंग है। दूसरी खासियत यह है कि इसमें जो इमोशनल सीक्वेंसेस है इस हीरो के अपनी माँ और बहन के लिए, उनके साथ भी वो सीक्वेंसेस कमाल के बन पड़े। दूसरी विशेषता इस फिल्म की यह है कि इसमें नुसरत फतेह अली खान का एक गाना रिक्रिएट किया गया है जो कि गजब का है। इन विशेषताओं के अलावा अगर हम इस फिल्म की खामियों की बात करें तो इस फिल्म में मुझे 10 खामियां नजर आती है। इसमें सबसे पहली खामी है लेंथ इसकी इतनी बड़ी है कि कई बार जो सेकेंड हाफ पे क्लाइमैक्स हो जाता है, उसके पहले प्री क्लाइमैक्स हो जाता है, और उसके बाद जो सीक्वेंसेस है फाइट के सीक्वेंसेस, खासकर क्लाइमैक्स में उसके पहले वाले जो हाथापाई के, गोलाबारी के और वो सारे फाइट सीक्वेंसेस है वो इतने ज्यादा खींच लिए गए हैं कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर ये जो लेंथ है ये आपके ऊपर नागावार गुजरने लगती है। फिर ये दूसरी खामी है विभत्सता। नहीं, इतने विभत्स से इसके कुछ सीक्वेंसेस की बॉडी को चॉप कर देना, सिर को अलग धड़ से अलग कर देना, उसके ऊपर उसको फुटबॉल जैसा खेल देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, मतलब इतना ब्लडशेड, इतना ग्रूसम है कि पूरे स्क्रीन पर इतने बड़ी फिल्म को नहीं देखते हुए आप बड़े डिस्टर्ब हो जाते हो। तीसरी खामी है बड़े साहब वाला जो रिविलेशन। अब बड़े साहब को लेकर सब बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि ये बड़ा स्टार उसमें रोल करेगा, वो बड़ा स्टार रोल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब वो खुल जाता है कि बड़े साहब कौन है, हमको पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम है। अब जब पता चलता है तो कुछ खास मजा नहीं आता, कुछ और हम सोच रहे थे, ये कुछ और होता है। चौथी खामी है हीरोगिरी। अब रणवीर सिंह इस फिल्म में इतने ज्यादा हीरोइज्म में है कि वो रैम्बो ज्यादा लगते हैं। वो सभी चीजें चला लेते हैं, गोली चला लेते हैं, हाथापाई कर लेते हैं, रॉकेट लॉन्चर चला लेते हैं, टॉर्पेडो चला लेते हैं, जो चीज उनके हाथ में सारी चीजें चलाते हैं और वो अभेद्य है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। पांचवी खामी है पॉलिटिकल एजेंडा। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़े नोटों की खपत यानी कि करीब 60,000 करोड़ रुपया इंडिया में आने वाला था, और ऐसे में ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो हमको कॉमन आदमी को तो मालूम ही नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया। तो उसका जस्टिफिकेशन करने के लिए जो मोदी जी के भाषण दिखाए गए हैं वो सिनेमाघरों में बड़ा ही नागवार गुजरता है, क्योंकि सारे के सारे लोग वहां पर किसी पॉलिटिकल एजेंडा से या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के साथ नहीं आने हैं, खास एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। और ऐसे में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उसमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाना, फिर वो टेलीविजन की उनकी कटिंग दिखाना और उसको जस्ट नोटों के और उसमें नोटों के मोनेटाइजेशन के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक शैली नहीं है। इससे इस फिल्म के एजेंडा होने की बू आती है। मैं नहीं मानता कि एजेंडा फिल्म है, पर इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर, इतना ज्यादा राइटिस्ट विंग को लेकर चिल्लाना भी इस फिल्म को लेकर अच्छी बात नहीं है। छठी है कहानी कहीं ना कहीं एक्चुअली खत्म हो जाती है। रहमान डकैत की मौत के बाद हमको मालूम है कि 2 बड़े विलेन है, उसमें एक संजय दत्त है और एक अर्जुन रामपाल है। ये दोनों विलन खत्म हो जाते हैं बड़े ही लीनियर तरीके से, और उसके बाद कहानी में कुछ बचता नहीं। जो कुछ बचता है वो सिर्फ फाइट सीक्वेंसेस है और वो चेजेस है और वो सारे पीछा करने वाले सीन्स है और कुछ इमोशनल बैकड्रॉप्स है। लेकिन उससे जो कहानी में जो नयापन या पकड़ होनी चाहिए, जो नया एंगेजमेंट आना चाहिए, जो पहली फिल्म में था, वो बात इसमें नजर नहीं आती। 7वीं खामी है अक्षय खन्ना की। ऑब्वियसली अक्षय खन्ना ने जिस स्टाइलिश तरीके से रहमान डकैत किया था, उनका जाना इस फिल्म में बड़ा ही उनका जाना इस फिल्म में बहुत बड़ी खामी को दिखाता है। इस फिल्म में संजय दत्त ने काम किया है और वो टिपिकल काम किया है, कुछ खास उसमें ना स्टाइल क्वेश्चन है, और उनकी वो डायलॉग डिलीवरी अभी भी वो 90s और 80s वाली है, जिसमें कोई खास दमखम नहीं है। अर्जुन रामपाल अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखने की कोशिश की है, आवाज उनकी अच्छी है, लेकिन वो स्टार नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर पाते, वो स्टाइल क्वेश्चन उनमें नहीं है जो अक्षय खन्ना में था। इसलिए जो कैरेक्टराइजेशन है बाकी उनका काम बहुत ही कम है। उसके अलावा फिर वो उजैर जो रहमान डकैत के भाई बने, उनको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। इनकी जो पत्नी है, रणवीर सिंह की पत्नी का जो रोल किया है सारा अर्जुन ने, उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं मार दिया गया है। उसके अलावा सारा डकैत की जो पत्नी है
उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अंडर यूटिलाइज किया गया है। इसके लिए कैरेक्टराइजेशन जब उभरता नहीं, जब हमको रूटेड कैरेक्टर्स नजर नहीं आते तो फिल्म में मजा नहीं आता। बहुत हुआ है डायरेक्शन पहले वाली फिल्म में आदित्य धार का बहुत जबरदस्त था, लेकिन इसमें वो बहुत कैरीड अवे हो गया है। मतलब उन्होंने जितनी सीक्वेंसेस, जितना आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट किया, वो जरा स्ट्रेच हो गया। हर कुछ एक्सेस है, यानी कि अगर फाइट सीक्वेंसेस है वो एक्सेस है, चेस सीक्वेंसेस है वो एक्सेस है, इमोशनल सीक्वेंसेस है वो एक्सेस है, गोरीनेस जो है वो एक्सेस है, पॉलिटिकल माइलेज कहीं नजर आता है वो एक्सेस है। तो हर चीज एक्सेस है। उन एक्सेसेस के कारण जो डायरेक्टर का अपने क्राफ्ट में कंट्रोल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसमें नजर नहीं आता। और 10वीं खामी है ब्रीदिंग स्पेस। पूरी फिल्म में कहीं ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। पहली फिल्म में कम से कम शादी का एक सीक्वेंस था, एक आइटम सॉन्ग था, तो आदमी जो इतनी लड़ाई, इतनी मारकाट देख रहा है, वो थोड़ा सा कहीं ना उसको सांस लेने को फुर्सत मिलती है। इस फिल्म में उसको सांस लेने को फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले सीन से दूसरे सीन से जो मारकाट, जो माहौल, जो गदर मचा पड़ा हुआ है, घंटे तक आपको इतना डिस्टर्ब कर चुका होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इन 10 कारणों के अलावा मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि पहले दिन के पेड प्रीव्यूज में कितने जगहों पर इस फिल्म के शोज कैंसिल हो गए। कई जगह पर तमिल तेलुगु के वर्जन चले ही नहीं। टिकटों के जो रेट्स थे वो 1600, 1700, 1800, 2000 को भी पार कर रहे थे। उसके अलावा पेप्सी, पॉपकॉर्न, समोसे के भाव इतने ज्यादा थे कि आप किसी सिनेपोलिस जैसे सिनेमा घर में जाओगे तो आपको पॉपकॉर्न मिलेगा 200 रुपए का और सौगी रहेगा। अब आप उसको बोलने जाओगे कि यार ये पॉपकॉर्न फ्रेश नहीं है, लेकिन वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आलम है यहाँ पे पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस की, और सिंगल स्क्रीन की तो बात ही अलग है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कम मौके होते हैं जहां पर लोग थिएटर तक आए। एक ऐसा मौका है जब लोग थिएटर तक जा रहे हैं, लेकिन इसमें धुरंधर 2 से जो अपेक्षाएं थी वो कम है। इस पर ये फिल्म बड़ा ही जबरदस्त बिजनेस करेगी, बहुत बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा, लेकिन जो अपेक्षाएं हमको थी इस फिल्म से, उन अपेक्षाओं को ये पूरा नहीं कर पाती। साथ ही साथ जो एग्जिबिटर्स जिसके कारण हम फिल्म देखने जाते हैं, पीवीआर है, आइनॉक्स है, सिनेपोलिस है, मिराज है, इन सिनेमा घरों वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको अट्रैक्ट कर सके। रेट्स वही है, उनके पॉपकॉर्न स्वागी ही है, आज भी उनके समोसे के रेट कहाँ के कहाँ है, जबकि समोसा में टेस्ट ही नहीं है। तो इन्होंने कम से कम एग्जिबिटर्स ने ये भी देखना चाहिए कि जब एक फिल्म काफी अरसे के बाद ऐसी आती है जिसको दर्शक देखने आते हैं, तो रिसेप्टिव अप्रोच हो, एक ऐसा अप्रोच हो जो उनके बिजनेस को भी बरकत दे सके और ऑडियंस को भी लगे कि यार मैं बार बार सिनेमा घरों तक जाऊं।